नमस्कार, हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या और सीधे लिए चलते हैं इस वक्त आपको देहरादून, जहां से अभी की बड़ी खबर आ रही है। 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। दून में हो रही है बीजेपी की अहम बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में शामिल। आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी मौजूद। बीजेपी के दिग्गज नेता भी इस बैठक में शामिल। तो देहरादून में बीजेपी की अहम बैठक। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर के बनाई जा रही है रणनीति। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। देहरादून 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी। देहरादून में बीजेपी की यह अहम बैठक हो रही है, जहां पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी इस बैठक में मौजूद है। साथ ही कई तमाम दिग्गज नेता बीजेपी के इस बैठक में मौजूद है। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी आगे की रणनीति पर कर रही है मंथन। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुए घोटाले पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इस मामले में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सचिव कृषि विनोद कुमार सुमन को जिला देहरादून के रायपुर के कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी राजदेव पवार को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में बरती गई अनियमितता पर निलंबन के आदेश दे दिए हैं, जिसके क्रम में सचिव कृषि ने निलंबन का आदेश भी जारी कर दिया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि निलंबन के साथ ही महानिदेशक कृषि को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल प्रकरण में संलिप्त न्याय पंचायत प्रभारी वीरेंद्र सिंह नेगी और सेवानिवृत्त विकासखंड प्रभारी विनोद धस्माना का स्पष्टीकरण प्राप्त कर नियम के अनुसार विभागीय कार्रवाई की जाए। के अंदर कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कितना भी बड़ा किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर आपने देखा होगा कि उसमें हमने एक को निलंबित कर दिया है, 3 अधिकारियों की हमने एक्सप्रेशन कॉल की है, और इसमें कोई भ्रष्टाचारी हो, धामी 2 सरकार में किसी की कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी जगह भेजा जाएगा। देहरादून में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष युवा महोत्सव की जो थीम है वो यूथ एज जॉब क्रिएटर रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार के साथ स्वरोजगार के भी अवसर अधिक से अधिक उपलब्ध करवाकर सरकार का ये उद्देश्य है कि उन्हें ये उपलब्ध अवसर करवाए जाएं। उन्होंने प्रदेश में स्पोर्ट्स कल्चर विकसित करने और पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी में समायोजित करने की अपनी सरकार की प्राथमिकता बताई। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि युवा महोत्सव के अवसर पर परेड मैदान के खेल परिसर में स्टार्टअप, युवा समूहों, स्वयं सहायता समूहों, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, एग्रो प्रोडक्ट्स, इन सभी की स्टॉलें लगाई गई है। साथ ही स्थानीय परंपरागत और फ्यूजन फूड पर आधारित फूड फेस्टिवल की स्टॉलें भी लगाई जाएगी। इसके अलावा 12 से 16 जनवरी तक नासिक, महाराष्ट्र में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में युवा महोत्सव के विजेता उत्तराखंड की ओर से प्रतिभाग करेंगे। 9 तारीख तक लगातार यह 5 दिन का युवा महोत्सव रहेगा और 12 तारीख को राष्ट्रीय युवा महोत्सव हम सब लोग सेलिब्रेट करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से युवा महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि हम सब लोगों ने परेड ग्राउंड में देखा है कि सभी युवा अपने अपने स्टॉल, चाहे वो अपने अलग अलग, चाहे वो ड्रोन सेक्टर में काम कर रहे हैं या वो कृषि सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी प्रदर्शनियां लगाई हैं। साथ ही आगंतुकों के लिए खेल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं और उनके लिए, युवाओं के लिए अलग अलग दिनों में अलग अलग करियर काउंसलिंग उनके लिए रखी गई है और मोटिवेशनल स्पीकर भी उसमें अपना सेशन देंगे। तो बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है यह युवा महोत्सव। पहली बार यह आयोजन हो रहा है। निश्चित रूप से अधिक युवा प्रतिभाग करते हुए अपने आने वाले जीवन के लिए मार्गदर्शन यहाँ पर भी प्राप्त कर सकते हैं और मैं अपनी ओर से सभी राज्य के युवाओं को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैडम, कितने जो
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कैंप कार्यालय के साथ लगने वाली दीवार पर लेखन की शुरुआत की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा सकता है। जहां एक तरफ कार्यकर्ता सतपाल महाराज जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, तो वहीं अब की बार मोदी सरकार 400 के पार के नारे भी लगातार लगते हुए दिखाई दिए। कैबिनेट मंत्री ने दीवार पर अपने हाथों से कमल फूल के अंदर रंग भरा और तीसरी बार भी कमल खिलाने की बात कही। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि वर्षों से लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी का वो दिन आ गया है, जब 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मुझे भी अयोध्या आने का आमंत्रण मिला है। प्रसन्नता की बात है। 22 तारीख को जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। हमको भी वहां पर आगमन का निमंत्रण मिला है और ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। मैं आज याद करना चाहूंगा निहंग बाबा फकीर सिंह खालसा को, जिन्होंने 1858 के अंदर वहां पर भगवान राम की चौकी बनाई और पूरे परिसर के अंदर राम राम लिख दिया। 2 साल तक फकीर सिंह जी वहां पर पहरेदार रहे, चौकीदारी की और ये न्यायालय के अंदर ये बात आई भी थी। तो मैं उन निहंगों को यहां से प्रणाम करना चाहता हूं और निश्चित रूप में उनका बलिदान आज साकार हो रहा है। इसमें 500 साल की लड़ाई जो है आज निश्चित रूप में हमें विजय पाई है। पूरी दुनिया के अंदर लोग अचंभित हैं और बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम का यहाँ पर विशाल मंदिर बनके तैयार हो रहा है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है, यहाँ के रहने वालों के लिए गौरव की बात है। इसके साथ साथ जो हमारे 4 धाम हैं और अन्य मंदिर हैं, सिद्धपीठे हैं, वहाँ पर भी हम जो है ब्राह्मणों से आग्रह करने जा रहे हैं कि 22 तारीख को पूजन हो, यजन हो, शंखनाद हो और वहाँ पर भगवान की स्तुति की जाए। निश्चित रूप में ये हम सब के लिए, देवभूमि उत्तराखंड के लिए बहुत ही गौरव और प्रसन्नता का विषय है। सर, एक खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। इसी के तहत कांग्रेसियों ने देहरादून में बेरोजगारी के खिलाफ पदयात्रा निकाली। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में यह पदयात्रा देहरादून में राजीव गांधी को पुष्प अर्पित करने के साथ शुरू हुई, जो गांधी पार्क देहरादून में संपन्न हुई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर उत्तराखंड राज्य में है। राज्य में 93,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार इन्हें भरने को तैयार नहीं है। इसको देखते हुए कांग्रेस ने सरकार को जगाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जल्द सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया तो कांग्रेस को मजबूरन उग्र आंदोलन करना होगा, इसकी चेतावनी दी है। बिल्ला की ये सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और रोजगार के नाम पर नाटक कर रहे हैं निरंतर जो है। और पिछले 6-7 साल से नाटकबाजी चल रही है। राज्य के अंदर यदि देश नहीं, ये आंधी है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत में है, उसकी वृद्धि दर 9.5% से ऊपर है, तो देश में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की वृद्धि दर है 9% से ऊपर है। 93 है और ये सरकार जो है पिछले 7 साल से उन पदों को भरने का नाटक कर रही है। तो इसके खिलाफ जो है ये युवा विरोधी हमारा जो है ये पदयात्रा है। युवा विरोधी ये सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। राजधानी देहरादून के सुभाष रोड पर बैंक्वेट हॉल में शनिवार को सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। बीजेपी महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि महिलाएं 2014 के बाद से ही आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से
सशक्त हुई हैं। वहीं भाजपा की महिला मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। देखिए, यहाँ कई हजार महिलाएं हैं और आज सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है देहरादून में। और हम लोग इसलिए ये सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं कि सभी बहनों को, मतलब मोदी जी के कार्यकाल में जिस तरह से 2014 के बाद महिलाएं सशक्त हुई हैं इस देश में और हमारे राज्य में भी, तो निश्चित तौर पर एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर हम लोगों के द्वारा किया गया है। आज आप लोग देख रहे हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हमारी बहनें जिस तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से 33% आरक्षण देकर सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। तो ये इस थीम के साथ एक सशक्त बहना सम्मेलन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें हजारों बहनें आज इस सम्मेलन में यहाँ पर आई हुई है। देखिए, आज देहरादून में सशक्त महिला सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसमें अलग अलग पूरे जिले से तो आई ही, लेकिन आसपास के भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से महिलाएं आई हैं। और महिला सम्मेलन इसलिए किया गया क्योंकि सबसे जब हमने पूछा, और जब हम ग्रामीण जगह भी जाते हैं वहाँ भी पूछते हैं कि आप किस पर भरोसा करते हैं, अगर आप एक बार एक महिला को कहेंगे तो शायद वो अपने परिवार के व्यक्ति के बजाय वो नाम लेती है केवल प्रधानमंत्री जी का, वो नाम लेती है मोदी जी का। आज भी हमने महिलाओं से सवाल किया कि आपको किस पर भरोसा है, तो उन्होंने कहा मोदी जी पर भरोसा है। तो उस भरोसे को और मजबूत करने के लिए 2024 की तैयारी के लिए महिलाओं को बताने के लिए कि किस तरीके से सरकार लगातार उनके लिए काम भी कर रही है, उनके नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उसके लिए आज महिला सशक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ। और वहीं देहरादून में राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीते 2 सालों के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के समुचित विकास, सुरक्षा और अवसरों के लिए कार्य किया है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए 13 जिलों में कार्यशालाएं बनाकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया गया है। कंडवाल ने कहा कि हमारा उद्देश्य परिवारों को जोड़ना है, इसलिए हमने 89 परिवारों को जोड़ने का काम भी किया है। आपको कहा ये नीति आर्थिक रूप से महिला कैसे सक्षम होगी, राजनीतिक रूप से कैसे बढ़ेगी, सामाजिक रूप से कैसे आगे आएगी, ये सारी चीजों की, उसके स्वास्थ्य की, शिक्षा की, प्रत्येक चीज की चिंता उसमें की गई है। और वो नीति इन सभी चीजों को लेके नीति तैयार की गई है। तो चाहे हमारा उच्च हिमालय पहाड़ी क्षेत्र हो, जो बॉर्डर एरियाज है, या बीच का पहाड़ी क्षेत्र हो या प्लेन का क्षेत्र है, इन सब को लेके, इनकी भौगोलिक परिस्थितियों को लेके हमने ये नीति तैयार की है। दूसरा, हमने स्पा सेंटरों की गाइडलाइन भी तैयार की है। हमने कहा क्रॉस जेंडरिंग वाला जो मामला है, क्योंकि खुद मैंने कई हल्द्वानी में, देहरादून में कई स्पा सेंटरों में हमने गए, औचक निरीक्षण किया। तो जब हमें कुछ लगता है कि यहाँ ठीक नहीं है, तो हमने तुरंत आयोग ने इसकी गाइडलाइन बनाई, वो शासन में हमने भेजी हुई है। तो निश्चित ही वो भी एक न एक दिन लागू हो जाएगी, शीघ्र लागू हो जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी महिला नीति लागू हो जाएगी तो सारी चीजें उसी के अंतर्गत आ जाएगी। केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगा रही है। उसके बावजूद भी बालिकाओं के लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। उधम सिंह नगर में जन्म के समय लिंगानुपात 2023 में 1291 था, जिसमें अब गिरावट आई है। जसपुर में यह मुद्दा चिंता का विषय है। बता दें कि जसपुर में जन्म मृत्यु पर वार्षिक रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है। रिपोर्ट से उजागर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जसपुर की आबादी में औसत बढ़ोतरी 1 साल के दौरान ज्यादा हुई।
इसी तरह मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में वर्ष 2023 में गिरावट आई है। जन्म नवजात शिशु लड़कों की संख्या ज्यादा है। नगर पालिका सीमा अंतर्गत पैदा होने वाले और मरने वाले लोगों का जन्म और मृत्यु पंजीकरण नगर पालिका में किया जाता है। इस साल के आंकड़ों को देखा जाए तो 281 जो डेथ हुई हैं वो नगर पालिका की सीमा में हुई है, जिनको नगर पालिका द्वारा इंदराज कर लिया गया है और 1291 जन्म दर्ज किए गए हैं नगर पालिका के अभिलेखों में, जिनमें जो है देखा जा रहा है कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम दर्ज हुई है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां रानीखेत के भतरोंज खान में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने 32 करोड़ रुपए की हीरानंद महाराज पंपिंग पेयजल योजना का शुभारंभ किया है। हीरानंद महाराज मंदिर में योजना का शुभारंभ हुआ। इस दौरान ककलासो क्षेत्र के ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ विधायक का स्वागत किया। आपको बता दें कि कई वर्षों से क्षेत्र में पेयजल की समस्या थी। अब पंपिंग पेयजल योजना के बनने से लगभग 26 ग्राम पंचायतों के 46 राजस्व गांव लाभान्वित होंगे। आज ककलासो क्षेत्र के लगभग 26 ग्राम सभाओं के 46 राजस्व गांवों के लिए 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना की जो हमारी 6 योजनाएं थी, उनको एक साथ आज उनका उद्घाटन किया है, उनका शुभारंभ किया है। और पूरे क्षेत्र की जो लगभग 12,500 की आबादी थी, वो पिछले लंबे समय से पेयजल की उपलब्धता नहीं होने के कारण बड़ी दुखी थी, बहुत परेशान थी और निरंतर इसका मांग कर रही थी कि यहाँ पेयजल योजना का निर्माण किया जाए। मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और अपने सांसद श्री अजय टमटा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए यहाँ पर 32 करोड़ रुपए की पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत की और आज उसका हमने शुभारंभ किया। राम मंदिर के निर्माण के बाद 22 जनवरी को रामलला के आगमन को लेकर जहां एक तरफ सत्ता दल भाजपा जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भाजपा को घेरते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान राम संत और भक्तों के हैं और इन लोगों को ही कार्यक्रम की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन राजनीति के जरिए हस्तक्षेप होना शंकराचार्यों के मुताबिक भी जायज नहीं है। हालांकि राम मंदिर का जो है या राम जी के नाम का जो है कोई अगर राजनीतिकरण कर रहा है, कोई राजनीतिक दल अगर उसका लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है तो ये तो गलत है, क्योंकि भगवान संतों के हैं और भक्तों के हैं, तो भक्तों को और संतों को जो है सारा कार्यक्रम तय करने देना चाहिए था। इसमें जो राजनीतिक हस्तक्षेप हो रहा है उस पर तो शंकराचार्य जो अपनी आशंकाएं व्यक्त कर रहे हैं, जो अपने सुझाव दे रहे हैं, अगर कोई राजनीतिक हठधर्मिता के चलते अगर उसको नहीं मान रहा है और अगर हठधर्मिता के या किसी संकीर्ण मानसिकता के चलते अगर निमंत्रण विपक्ष को नहीं दिए जा रहे हैं, तो अब आप समझिए ना कि इससे तो उसी राजनीतिक दल को सोचना है, उन्हीं लोगों को सोचना है जो मनमानी कर रहे हैं, उसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त की तो जब श्रद्धा होगी और भगवान जब बुलाएगा तो भक्त दौड़ा चला जाएगा। अंकित हत्याकांड मामले में सुर्खियां बटोरने वाले पत्रकार आशुतोष नेगी ने सरकार पर खुद के ऊपर दबाव बनाने SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश में पौड़ी निवासी एक व्यक्ति द्वारा उनके ऊपर झूठा SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया गया, जो कि बेहद निराधार है। उन्होंने बताया कि उनके साथ ही उनके 3 अन्य साथियों पर भी SC/ST एक्ट का मुकदमा जनपद पौड़ी पुलिस ने दर्ज किया है।
वहीं इस पूरे मामले में सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि 1.5 साल पहले शिकायतकर्ता राजा कोहली ने शिकायत दी थी, इस लिखित शिकायत दी थी। इस मामले में पुलिस अपनी जांच कर रही है। उन्होंने एक आदमी प्लांट किया हुआ है वहां पे, राजेश सिंह राजा कोहली। ये अनुसूचित जाति का व्यक्ति है और ये एक फर्जी कंप्लेंट मेरे खिलाफ दर्ज कराना चाहता था और फर्जी कंप्लेंट ये पहले भी कई लोगों के खिलाफ दर्ज करा चुका है और कई लोगों को ये फंसा भी चुका है और इसकी ये आदत है और ये कोई इसका रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। ये पिछले 2 साल से फेसबुक पर मेरे खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे परिवार के खिलाफ अनर्गल बातें, मेरे मित्रों के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां, मेरे परिवार, मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी पत्नी के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणियां करता रहा, जिसकी मैंने एक एफआईआर कंप्लेंट भी थाना पौड़ी में दी थी, जिस पर एज यूजुअल पौड़ी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये एक दिन के लिए एसएसपी ऑफिस के पास वहां धरने पे भी बैठा और कल ये पता चला है कि कल जो है एक एफआईआर जो मेरे खिलाफ ये चाह रहा था कि एक फर्जी मुकदमा मेरे खिलाफ कायम हो जाए, एक SC/ST का मुकदमा कि मैंने उस व्यक्ति के लिए अनुसूचित जाति के शब्दों का प्रयोग किया, इस तरह की एक एफआईआर पौड़ी थाने में। एक ये राजा कोहली हैं, वादी हैं, उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर जो है कल कोतवाली पौड़ी में एक मुकदमा कायम हुआ है 5506 IT एक्ट और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना जो है की जाएगी। कितने लोग इसमें लगभग 4 लोग हैं। ऋषिकेश के श्यामपुर में एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी का दूसरा साथी अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने घर से चोरी की गई ज्वेलरी बरामद की है। आपको बता दें कि चोर ने इस वारदात को बाइक के जरिए अंजाम दिया। वहीं एसपी कमलेश उपाध्याय ने इस संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 13 दिसंबर को श्यामपुर निवासी सुरेंद्र जोशी के बंद पड़े घर में चोरी की वारदात हुई थी। शिकायत मिलने के बाद कोतवाल शंकर सिंह बिस्ट के निर्देश पर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी और सीसीटीवी कैमरों के जरिए आरोपियों को पकड़ा गया है। ऋषिकेश श्यामपुर में बंद पड़े घर में चोरी की ये खबर आप देख रहे हैं। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है, वहीं अन्य आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। चोरी की बड़ी वारदात, एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा। श्यामपुर में बंद पड़े मकान से चोरी हुई थी। अन्य फरार चोरी के आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। टीवी स्क्रीन पर आप ये पूरी खबर देख सकते हैं। श्यामपुर की यह वारदात है। एसपी ने संपूर्ण मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके साथ मौके से बाइक भी बरामद की गई है। अन्य आरोपी की तलाश जारी है। बता दें, जब ये पूरी वारदात हुई, मकान वाले घर में नहीं था। बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाया और पुलिस ने जिस चोर को गिरफ्तार किया है, उसके पास से चोरी की गई ज्वेलरी भी बरामद हुई है। हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।